हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस वीडियो में हम एंटीना पे एक बहुत ही स्पेसिफिक नेटवर्क थ्योरम जिसे कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉर एंटीना है उसे डिस्कस करेंगे। जनरल डिफरेंट थ्योरम्स जिसमें कि आपने सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम और रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है वो आपने अपने सर्किट में या नेटवर्क एनालिसिस जो भी आपने पढ़ा है उसमें आपने डिटेल में डिस्कस की होगी। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर किसी नेटवर्क में जिसमें कि आपके सभी लीनियर आपने पावर सोर्स लगा रखे हैं तो एक ब्रांच में अगर आप V वोल्टेज अप्लाई करें तो उसकी वजह से दूसरी ब्रांच में अगर आप I करंट मेज़र करते हैं तो सेम फिनोमेना रहेगा। अगर आप ब्रांच इंटरचेंज कर दें और सेकंड ब्रांच में V वोल्टेज लगाएं तो आपको फर्स्ट ब्रांच में I करंट ही मिलेगी। इफ़ यू रिप्लेस और change the position of generator and emitter you are going to measure the same response। ये था हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो वही कॉन्सेप्ट जो है वो एंटीना पे स्पेसिफिकली अप्लाई की जाती है और उससे हम कुछ स्पेशल कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, या हम ऐसे बोलेंगे कि रेसिप्रोसिटी थ्योरी की एंटीना में सम स्पेशल एप्लीकेशंस हैं जो किसी एंटीना को एनालिसिस और डिज़ाइन करने के लिए काम में ली जाती है। तो उसके लिए हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉर एंटीना को स्टेटमेंट वाइज कैसे लिखेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ये आपकी यूनिवर्सिटी में या मेंस में एक एग्जाम प्रॉब्लम बन सकती है कि एक्सप्लेन द रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉर एंटीना। ठीक है, तो एंटीना के केस में ये क्या स्टेटमेंट रखेगी उसे भी डिस्कस करते हैं और एंटीना के केस में इसकी एप्लीकेशन पार्ट क्या है उसे भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉर एंटीना सेज इफ अ करंट I एट द टर्मिनल्स ऑफ एंटीना induces an EMF E21, इसे हम I1 करेंगे। ओके, इफ अ करंट I1 at the terminals of antenna 1 induces an EMF E21 at the open terminals of antenna 2। ओके, आपने एंटीना 1 में I1 करंट दी और उसने एंटीना 2 के ओपन टर्मिनल्स पे E21 EMF जनरेट किया। और सेकेंड केस में a current I2 at the terminals of antenna 2 induces a EMF E12 at open terminals of antenna 1, then E12 will be E21 if or provided I1 equals to I2। ओके, ये तो टेक्निकल राइटअप हुआ जो हमें एग्जाम में लिखना होगा। इसे हम कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करें कि अगर आपने दो एंटीना लिए, ओके, एंटीना सेम टाइप के हैं, बी केयरफुल, एंटीना सेम टाइप के हैं, यहाँ पे करंट एलिमेंट और यहाँ पे आप पैराबोलाइड नहीं लेंगे, यहाँ पे करंट एलिमेंट या यहाँ पे करंट एलिमेंट और यहाँ पे हॉर्न एंटीना की बात नहीं हो रही है। एक सिंपल सेम स्ट्रक्चर के प्रॉपरली ओरिएंटेड और प्रॉपरली पोलराइजेशन के साथ इस्टेब्लिश किया गया अगर आप दो एंटीना का सेटअप लेते हैं जिसमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर है, तो उस केस में फर्स्ट एंटीना ओके में अगर आप I1 करंट फीड करते हैं और उस I1 करंट की इन्फ्लुएंस में एनर्जी ट्रांसमिट होके एनर्जी फ्लो आपकी इस तरह से ट्रांसमिट होती है और कुछ डिस्टेंस पे आपने एंटीना 2 लगाया है। ओके, तो एंटीना 1 में अगर आप I1 करंट फ्लो करवाते हैं और उसकी वजह से आप एंटीना 2 पे अगर E21 ओपन टर्मिनल EMF अगर मेज़र करते हैं, ठीक है, फर्स्ट केस ही हो गया। तो उसी तरीके से अगर आप इंटरचेंज कर दें और एंटीना 2 में आप अगर I2 करंट फीड करें और एंटीना 1 के टर्मिनल पे अगर आप E12 ओपन टर्मिनल EMF अगर आप मेज़र करेंगे तो अगर आपने I1 और I2 सेम रखी तो E21 और E12 सेम होगा। ओके, या फिर इसको सेकंड स्टेटमेंट भी बनाया गया जिसमें ये कहा गया है कि इफ़ वी फीड करंट I इन टर्मिनल 1, इफ़ वी फीड करंट I इन एंटीना 1 एंड इट इंड्यूसेस अ E वोल्टेज, ओपन टर्मिनल वोल्टेज इन terminals of antenna 2, then by applying the current I in second antenna we will get the same voltage, open terminal voltage at first antenna। अगर यहाँ पे I करंट लगाने से या E वोल्टेज लग रहा है तो सिमिलर होगा आप यहाँ पे अगर
ई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे आई करंट भी मिलेगी। ठीक है, ये करंट और वोल्टेज भी इंटरचेंज हो सकते हैं। आप यहाँ पे आई और वोल्टेज के फॉर्म में बता रहे हैं, अगर आप यहाँ पे वोल्टेज लगाएंगे और इसकी वजह से यहाँ पे अगर आप आई करंट मेजर कर रहे हैं तो ये भी इंटरचेंज होगा। तो आप जो एक्साइटेशन एंटीना 1 पे लगा के उसका रेस्पॉन्स एंटीना 2 पे मेज़र कर रहे हैं, सिमिलर रेस्पॉन्स आप मेज़र करेंगे जब आप एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स को चेंज कर दें। यहाँ पे एक्साइटेशन लगा के यहाँ पे रेस्पॉन्स मेज़र कर रहे हैं, ये आपको एक्साइटेशन I1, तो आपने रेस्पॉन्स मेज़र किया E21। ओके, आपने अगर इनको इस तरह से ही सेटअप रखा, अब अगर आपने एक्साइटेशन यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे आप रेस्पॉन्स E12 मेज़र कर रहे हैं, तो अगर आपके एक्साइटेशन सेम है तो रेस्पॉन्स सेम होंगे। इफ I1 इक्वल्स टू I2 देन E12 विल बी E21। ये है रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉर द एंटीनाज। इस रेसिप्रोसिटी थ्योरम के करेक्ट यहाँ पे अप्लाई होने के लिए जो अजम्पशंस हम लेके चलेंगे, हम ये लेके चलेंगे कि जो आपने EMF मेज़र किए हैं उनकी सेम फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, और ये जो मीडियम बीच में आपने लिया है जहाँ से आपकी एनर्जी फ्लो हो रही है वो लीनियर और आइसोट्रॉपिक है। आपके जो जनरेटर अप्लाई किए गए हैं या तो वो ज़ीरो इम्पीडेंस के साथ आइडियल जनरेटर हैं, या अगर उनकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है तो वो दोनों केस में सेम है। यहाँ पे और यहाँ पे आपका जो जनरेटर्स हैं उनकी इम्पीडेंस जो है वो सेम है। आप यहाँ पे करंट लगाएंगे और यहाँ पे वोल्टेज मेज़र करेंगे। वापसी में अगर आप यहाँ पे वोल्टेज लगाएंगे तो आप यहाँ पे सेम एम्पलीट्यूड और फेज, बी केयरफुल, सेम एम्पलीट्यूड और फेज की आप करंट मेज़र करते हैं जब आप रिसीवर और एंटीना में मेजरिंग जो आपका फिनोमिना है उसको इंटरचेंज करते हैं। तो आप इस थ्योरम से क्या एप्लीकेशन डिस्कस कर सकते हैं, इससे क्या कंक्लूजन डिस्कस कर सकते हैं? एप्लीकेशन ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम in case of antenna, what does it say? It states that equality of directional pattern। ये बेसिकली आपसे पूछे जा सकते हैं और इनमें से आपसे करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने के लिए भी कहा जा सकता है। इक्वालिटी ऑफ डायरेक्टिविटी, पहले मैं ये लिख देती हूँ फिर मैंने एक्सप्लेन करती हूँ, फिर इक्वालिटी ऑफ इफेक्टिव लेंथ, फिर उसके बाद आएगा इक्वालिटी ऑफ एंटीना इम्पीडेंस। ठीक है, ये 4 इसके कंक्लूजन है या 4 एप्लीकेशन है। आपसे एप्लीकेशन एक्सप्लेन करने को कही जा सकती है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम इन अ एंटीना। ओके, तो ये अगर आपसे पूछी जाए तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं इनमें से। ये क्या कह रही है कि इक्वलिटी ऑफ डायरेक्शनल पैटर्न, अगर आप एक एंटीना को ट्रांसमीटर की तरह काम में लेंगे तो जिस तरह का रेडिएशन पैटर्न, डायरेक्शनल पैटर्न वो एमिट करेगा, उसी तरीके के डायरेक्शनल पैटर्न को वो मैक्सिमम रिसीव कर पाता है। ओके, आपने एक करंट एलिमेंट बनाया था, एक करंट एलिमेंट की वजह से जब हमने डायरेक्शनल पैटर्न बनाया था तो कैसा था? इस तरीके का डायरेक्शनल पैटर्न। तो इसी तरीके का अगर ये डायरेक्शनल पैटर्न रिसीव करता है तो इसी तरीके का डायरेक्शनल पैटर्न को ट्रांसमिट करता है तो इसी तरीके के पैटर्न को ये रिसीव करेगा। अगर आपने वर्टिकली पोलराइज्ड एंटीना रखा, उसका आपका पैटर्न इस तरह से बना, और रिसीवर पे आपने एक प्रॉपरली मैच्ड या आपने एक इस तरीके का एंटीना लगा दिया तो उसका डायरेक्शनल पैटर्न अलग रहता है, ऐसा रहता है ना। ये अब इस पैटर्न को नहीं रिसीव कर पाएगा। तो जो एंटीना ट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा है और उसी को अगर आप रिसीवर की तरह काम में लेते हैं तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम का कंक्लूजन ये है कि उनकी डायरेक्शनल पैटर्न जो है वो इक्वल होंगे। ओके, जो ट्रांसमिट कर पाता है उसे ही वो रिसीव कर पाते हैं। अगर आपने इस तरीके का एक एंटीना डिज़ाइन किया, ओके, और उससे बनने वाला पैटर्न ऐसा है, इस पैटर्न को रिसीव करने के लिए आपको इसी तरीके का एंटीना लगाना होगा, ना कि इस तरीके का आप पैराबोलाइड नहीं लगा पाएंगे और ना ही आप इसके आगे कोई करंट एलिमेंट लगा पाएंगे। ओके, तो इस तरीके के पैटर्न नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ऐसा ट्रांसमिट नहीं कर रहा है तो ऐसा रिसीव नहीं कर पाता। सिमिलरली इक्वलिटी ऑफ डायरेक्टिविटी,
जो डायरेक्टिविटी ट्रांसमीटर एज ए ट्रांसमीटर एक एंटीना अपने साथ होल्ड करेगा, वही डायरेक्टिविटी एज ए रिसीवर भी रहेगी। डायरेक्टिविटी मीन्स अगेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्टिव गेन। ठीक, तो पैटर्न से ही आपकी डायरेक्टिविटी और डायरेक्टिव गेन आता है। तो जो जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम गेन है, ट्रांसमीटर का गेन है, उसी डायरेक्शन में रिसीवर अपना मैक्सिमम गेन शो करेगा और उस पैटर्न को मैक्सिमम रिसीव कर पाएगा। इक्वालिटी ऑफ इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ भी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी है। तो वो भी जब ट्रांसमीटर रिसीवर और ट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा है एक एंटीना, तो सेम रहेगी। और सिमिलर सी बात है एंटीना इम्पीडेंस, जब एक एंटीना ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह इंटरचेंज किया जाए तो उसकी इम्पीडेंस सेम रहनी है। यहाँ पे आप इनसे सीधा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर वोल्टेज और करंट का रेशियो इन दोनों केसेस में इंटरचेंज करने पे सेम है, तो आपके जो एंटीना टर्मिनल्स हैं उनकी इम्पीडेंस भी दोनों केसेस में सेम रहेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है जो आपसे स्टेटमेंट वाइज और ऑब्जेक्टिव में करेक्ट स्टेटमेंट के हिसाब से पूछी जा सकती है, और असर्शन और रीजनिंग जो है उसमें भी इस पे बेस्ड आपकी प्रॉब्लम्स बन सकती है। तो आई होप रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो स्पेसिफिकली एंटीना के लिए किस तरह से अप्लाई करेंगे और क्या उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा वो आपको समझ में आ गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।